बंगलुरु में कल आरसीबी की जीत का जश्न हादसे में बदल गया था। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राज्य सरकार ने हादसे में मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इस हादसे का जिम्मेदार आखिर कौन है। हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और इसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बेंगलुरु में भगदड़ मची। एक आयोजन हुआ जिसमें अव्यवस्था का आलम दिखा और जरूरत से बहुत ज्यादा भीड़ पहुंच गई, जिसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई, मगर जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था। पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? पूरी कैबिनेट स्टेडियम के अंदर मौजूद थी। सीएम, डिप्टी सीएम और बाकी मंत्री, यहां तक कि गवर्नर भी स्टेडियम में मौजूद थे। तो सवाल तो सरकार पर उठेंगे ही, लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि जिम्मेदार कौन है। सवाल ये भी है कि क्या संवेदना ही नहीं रही कि बाहर लोग मरते रहे और स्टेडियम के अंदर सरकार के मंत्रियों के साथ जश्न जारी रहा। क्या संवेदना ही नहीं रही कि मान लिया जाए कि हाँ, कहीं ना कहीं व्यवस्था की गलती रही। We didn't make a request to the RCB or the KSCA. They organized this. I just said only at the Vidhana Saudha nothing happened, fortunately, and it is unfortunate. This incident has happened. CNN न्यूज़ 18 के हाथ एक अहम दस्तावेज लगा है, जिससे ये पता चलता है कि कर्नाटक सरकार पहले से ही आरसीबी की जीत का जश्न मनाने की तैयारी कर रही थी, जबकि भगदड़ के बाद दावा किया जा रहा था कि सरकार ने जश्न को लेकर पहले से कोई तैयारी नहीं की थी। सब कुछ अचानक हुआ। ये एक पत्र है जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव ने कर्नाटक के डीजीपी को 3 जून को लिखा था। 3 जून को ही आईपीएल का फाइनल मैच हुआ था और उससे पहले ये लेटर लिखा गया और पुलिस से राय मांगी गई थी कि अगर आरसीबी जीतती है तो विधानसभा की सीढ़ियों पर सम्मान समारोह आयोजित करने का प्रस्ताव है और उसके लिए अनुमति दी जाए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस कार्यक्रम को लेकर सहमति नहीं दी थी। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद सरकार के दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि इतना हो हल्ला होने के बाद सरकार की तरफ से एक मंत्री ने कम से कम ये माना कि हाँ, गलती हुई है। We did all the best we could. We were unable to manage the crowd. The Chief Minister of Karnataka, the Deputy Chief Minister and the Home Minister have already spoken about this. We have owned up responsibility and we'll take corrective measures for the same. बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के बाद हुए जश्न के दौरान मची भगदड़ पर न्यूज़ 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले तक सारी व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन अगली सुबह पूरी व्यवस्था इसलिए बिगड़ गई क्योंकि विजय जुलूस का ऐलान किया गया और साथ ही फ्री पास की बात कही गई। सियासत जारी है और भगदड़ की इस घटना को महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से जोड़कर कर्नाटक सरकार जैसे ये जताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लोग मरते रहते हैं। और बीजेपी ने कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने पूछा है कि अगर भगदड़ के एक मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर अब किसकी जिम्मेदारी तय होगी। अल्लू अर्जुन एक अभिनेता है, स्टैम्पीड हुआ था, अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हुए थे।
क्या अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी जिस कर्नाटक सरकार ने कराया था, उसी आधार पर, on the same principle as to why Allu Arjun was arrested, on the same principle, will Mr. D.K. Shivakumar and Mr. Siddaramaiah be arrested? और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होंगे। लोग मर रहे थे और यहां पे सेलिब्रेशन चल रहा था। लोगों के मरने पर उत्सव ये पहली बार हिंदुस्तान में हुआ है। धिक्कार है डीके शिव कुमार जी, धिक्कार है चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी, जो आप कह रहे हैं ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं। तो आखिर इस देश में आम आदमी कब तक यूं ही भगदड़ में मरता रहेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगा बड़ी चर्चा और बड़े पूछ रहे हैं सभी से सवाल कि जानलेवा जश्न तो जिम्मेदार कौन? 7:57 पर आने वाले दिनों में चीज, कंडेंस्ड मिल्क, नमकीन, छाता, पेंसिल, इस तरीके के कई प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं। जीएसटी के 12% वाले स्लैब को हटाने को लेकर कवायद तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है आलोक प्रियदर्शी। बताएं आलोक, किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल, देखिए रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजें और खाने पीने वाली चीजें आने वाले दिनों में सस्ती हो सकती हैं। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 12% वाली जीएसटी स्लैब को हटाने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल 12% में ऐसे ज्यादातर आइटम्स हैं जो कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि कंडेंस्ड मिल्क, चीज, अम्ब्रेला, साइकिल, पेंसिल, क्रेयॉन्स, फ्रूट बेस्ड ड्रिंक्स, ये तमाम चीजें हैं जो 12% में हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनकी दरों में बढ़ोतरी हो सकती है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कॉन्टेक्ट लेंसेज हो गए, कारपेट्स हो गए, ये सारे आइटम्स हो सकता है कि दरों में बढ़ोतरी की जा सके। दरअसल जो एक कॉन्सेप्ट यह है, सरकार चाहती है कि जो जीएसटी के रेट्स हैं उसको सिंप्लीफाई किया जाए और साथ ही साथ जो अभी 4 से 5 दर जीएसटी में है उसको हटाकर 3 किया जाए, यानी कि सिर्फ दरें हो 5% हो, 18% हो और 28% हो। लिहाजा अगर 12% की दरों को हटाया जाता है तो कई सारे आइटम्स को 5% में शिफ्ट करना पड़ेगा और कुछ आइटम्स को 18% में शिफ्ट होना पड़ेगा। हालांकि जो इस मुद्दे पर गठित रेट रेशनलाइजेशन वाली ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके बहुत सारे मेंबर्स अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि एक कंसेंसस या आम राय से डिसीजन ले सकें। लिहाजा जो आगामी जीएसटी काउंसिल की बैठक है, जो कि मानसून सत्र के पहले संभावित है, उसमें इस पूरे मुद्दे पर चर्चा हो सकती है कि आखिर इस 12% की दर को किस तरह हटाया जाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर इस दर को हटाया जाता है तो बहुत सारे आइटम्स हैं जिनकी दरों में बदलाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। बढ़ते हैं आगे। रेयर अर्थ मैग्नेट, इसकी शॉर्टेज की वजह से ऑटो इंडस्ट्री की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से सुजुकी मोटर्स ने जापान में स्विफ्ट के कॉम्पैक्ट मॉडल का उत्पादन रोक दिया है। ऑटो सेक्टर के लिए कितना बड़ा है ये संकट, जानने के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। बताएं रोहन, ये रेयर अर्थ मैग्नेट क्या चीज़ है इंडस्ट्री में, इसको लेकर इतना बड़ा संकट क्यों है? जो दुनिया भर की ऑटो कंपनियां परेशान हैं रेयर अर्थ मैग्नेट की शॉर्टेज से, लेकिन इसका पहला सीधा असर पड़ा है सुजुकी मोटर्स पर। जापान में सुजुकी मोटर्स ने अपनी स्विफ्ट के प्रोडक्शन को फिलहाल हॉल्ट कर दिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे क्रिटिकल कंपोनेंट जो कि रेयर अर्थ मैग्नेट पर डिपेंडेंट होते हैं, उनकी शॉर्टेज हो गई है। पहले ये शटडाउन एक शेड्यूल शटडाउन था 26 मई से लेकर 6 जून तक के, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है और जो पार्शियल कब से वो प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, ये 13 तारीख भी हो सकती है, 16 तारीख भी हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कंपनी ने बहुत क्लियर कुछ इंडिकेशंस नहीं दिए हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की अधिकतर ऑटो कंपनीज का फिलहाल कहना है कि उनके पास अगले कुछ दिनों के लिए, लगभग 1 महीने के लिए इन कंपोनेंट्स की कमी नहीं है, लेकिन आगे अगर ये समस्या परसिस्ट करती है तो जुलाई से संकट काफी गंभीर हो सकता है। फिलहाल जो स्थिति है, 4 अप्रैल के बाद से अब तक चाइना को करीब 30 से ज्यादा एप्लीकेशन गए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट के इंपोर्ट के लिए, लेकिन अब तक उसमें से एक को भी अप्रूवल नहीं मिला है। फिलहाल सरकार कुछ कदम उठाने वाले हैं। इमीडिएट बेसिस पे एक डेलीगेशन जाएगा अगले 2 सप्ताह के अंदर, जिसमें अधिकतर ऑटो इंडस्ट्री के लोग रहेंगे, जो इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा सरकार कुछ ऑल्टरनेट जगहों पे भी खोज रही है, वियतनाम, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पे, जहां से फिलहाल शॉर्ट टर्म में इस तरह के जो कंपोनेंट्स है उनको इंपोर्ट किया जा सके। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में सरकार रेयर
अर्थ की जो रेयर अर्थ मैग्नेट की जो रिफाइनिंग है उसको कमर्शियल बेसिस पे और इंसेंटिव दे सकती है। फिलहाल सरकार की एक कंपनी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो कि इस सेक्टर में है, लेकिन कमर्शियल माइनिंग में, कमर्शियल रिफाइनिंग में उनका बहुत ज्यादा फोकस नहीं रहा है। तो आने वाले दिनों में सरकार इसको लेकर इंसेंटिव स्कीम की घोषणा कर सकती है और साथ ही जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी भागीदारी को भी बढ़ाने का पुश मिल सकता है। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था और आज बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स निफ्टी दोनों बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 444 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 131 पॉइंट चढ़कर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। बाकी डिटेल बता रही हैं मिताली जैन। आज मार्केट में काफ़ी रौनक देखने को मिली है। निफ्टी 500 सब में ही हमें ग्रीन सिग्नल देखने को मिला है। ब्रॉडर बेस पे अच्छे क्यूज रहे, ग्लोबल क्यूज भी स्टैग्नेंट दिखाई दिए हैं। अगर सेक्टोरल में बात करूं तो अब सबसे ज़्यादा तेज़ी निफ्टी रियलिटी में देखने को मिली है। कल जो आरबीआई रेट की कट की एक्सपेक्टेशंस है उससे स्टॉक्स जैसे कि डीबी रियलिटी और शोभा लिमिटेड में अच्छे खासे ग्रीन मूव्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा निफ्टी फार्मा भी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन दिखाई दिया। इसके अलावा मेटल शेयरों में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो निफ्टी में जिन शेयर्स ने सबसे ज्यादा रौनक दिखाई है उसमें सबसे पहला नाम है इटर्नल का, जो कल जेप्टो की आईपीओ के डिले के बाद यहाँ पे अच्छी खासी रौनक करीबन 4.5% ये स्टॉक चलता हुआ नजर आया है। इसके बाद ट्रेंट भी 3% के आसपास के यहाँ पे एक रन रेट दिखाई दी है। डॉक्टर रेड्डीज भी अच्छा खासा बढ़ा है। पावर ग्रिड में भी अच्छे मूव्स देखने को मिले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि निफ्टी ने कौन से ऐसे शेयर्स है जहाँ पे हमें थोड़ी गिरावट या रेडनेस देखने को मिली, तो उसमें इंडसइंड बैंक शामिल है, साथ ही टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व। यहाँ पे देखेंगे 1 से 2% की गिरावट यहाँ इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। मिड कैप में कौन से शेयर्स ने अच्छी रौनक दिखाई, तो उसमें सबसे पहला नाम है कोचिन शिपयार्ड का। डिफेंस के सारे ही स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे 12.5% की अच्छी तेजी। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक में 5%, L&T फाइनेंस ये भी करीबन 5% के आसपास, और ग्लैनमार्क फार्मा भी करीबन 4.25% की अच्छी तेजी दिखाई दी है। मिड कैप शेयर्स जो नहीं चल पाए उसमें हुडको शामिल है, ओला इलेक्ट्रिक 2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली, सोना, BLW प्रिसिशन, PI इंडस्ट्रीज करीबन 1 से 2% की गिरावट इन स्टॉक्स में आज देखने को मिली है। और अब बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी खबर आरबीआई के हवाले से। आरबीआई भारतीय बैंकों में विदेशी हिस्सेदारी से जुड़े नियम आसान कर सकता है। CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक आरबीआई 15% की लिमिट को बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। डिटेल्स बता रही हैं लता वेंकटेश। हमें अच्छी तरह ये समझ लेनी चाहिए कि आरबीआई पूरा FII स्टेक के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हो सकता है, वो इस पर विचार कर रहे हैं कि एक फॉरेन बैंक एक इंडियन बैंक में अपना शेयर होल्डिंग 15% से भी बढ़कर ले जा सकते हैं। ये अब तक वो लिमिट है 15% से ज़्यादा कोई फॉरेन बैंक इंडियन बैंक में नहीं ले सकता। मैं एक सिंगल एंटिटी की बात कर रही हूँ, लेकिन अब आरबीआई के इंटरनल हेड्स इस पर बातचीत कर रहे हैं, इस पर सोच विचार कर रहे हैं। अगर उनको ये डिसीजन ठीक लगा तो फिर वो पब्लिक डिबेट के लिए लगाया जाएगा। बहुत साल पहले 2008-2005 में ये एक बड़ा डिबेट था, लेकिन रिजर्व बैंक तभी एक फॉरेन बैंक को इंडियन बैंक को खरीदने नहीं देते थे, क्योंकि उनका तभी मानना था कि अगर कुछ विपत्ति आ गई तो वो लोग कैपिटल लेके भाग जाएंगे वापस, या तो फिर वो सिर्फ अमीर कस्टमर्स को सर्विस करेंगे। इसलिए इंडियन बैंकिंग को ही वो लोग प्रोत्साहन देते थे। लेकिन अब इंडियन बैंकिंग इतना रोबस्ट हो गया है कि इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं कि एक फॉरेन बैंक को अपना शेयर होल्डिंग वो 20% 50% तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए दो चीज़, ऑलरेडी 2-3 एक्सेप्शंस इसमें आ गए हैं। फेयरफैक्स को कैथोलिक सीरियन बैंक या CSB बैंक में 50% परमिशन दिया गया था। LVB को 100% DBS को बेचा गया है लक्ष्मी विलास बैंक, और हाल ही में येस बैंक को भी परमिशन दिया था सुमितोमो बैंक के 20% शेयर होल्डिंग तक। अभी IDBI की बिकवाली होने वाली है और शायद गवर्नमेंट भी चाहते हैं कि उनको अच्छा दाम मिले, उसके लिए भी फॉरेन इंटरेस्ट काफ़ी है। इसके कारण को नज़र रखते हुए शायद RBI ये डिसीजन ले सकता है। एट द मोमेंट वो इंटरनल बातचीत ही है।
सीएनबीसी आवाज की खबर का असर हुआ है। कल हमने रेलवे टिकट बुकिंग में जालसाजी की खबर दिखाई थी और कंज्यूमर अड्डा में इस पर चर्चा भी की थी। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तत्काल टिकट बुकिंग में फ्रॉड रोकने के लिए सरकार ई आधार का इस्तेमाल करेगी वेरिफिकेशन के लिए। इससे फर्जी आईडी से बुकिंग करने वालों पर नकेल लगेगी और सही और ज़रूरतमंद लोगों को टिकटें मिल पाएंगी। इस साल आईआरसीटीसी ने करीब 2.5 करोड़ फर्जी आईडीज पकड़ी हैं। हमने दिखाया था कि किस तरीके से जालसाज सॉफ्टवेयर में खामियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और बुकिंग खोलते ही चंद सेकंड में कंफर्म सीटें बुक करा ले रहे हैं। अब रेलवे ने इस तरह की सारी खामियों को दूर करने का फैसला किया है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे और भी खबरें लेकर। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया। इस पौधे को लेकर उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये पौधा हमारे देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की माताओं बहनों ने हाल ही में गुजरात के दौरे पर मुझे सिंदूर का पौधा भेंट किया था। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज मुझे इस पौधे को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में लगाने का सौभाग्य मिला। विश्व पर्यावरण दिवस पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 200 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। ये बसें न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक होंगी बल्कि दिल्ली वालों को सुगम और साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देंगी। इससे ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद भी मिलेगी। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। गुजरात के साणंद में प्रदूषण फैलाने के लिए जिम्मेदार माने जाने वाली इंडस्ट्री ने पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा उपाय खोजा है। वहां इंडस्ट्रियल एरिया के साथ छोटे छोटे जंगल लगाए गए हैं। इसका जायजा लिया संवाददाता केतन जोशी ने। साणंद अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए जाना जाता है, लेकिन इस जंगल के बीच में हम खड़े हैं। क्या है इसका राज? आइए हम यहाँ के प्रेसिडेंट अजीत भाई से बात करते हैं। अजीत भाई, यहाँ पर इतने सारे पेड़, एक जंगल खड़ा कर दिया, क्या उद्देश्य है, आगे क्या? ये जो साणंद जेडीसी है वो पोल्यूशन फ्री है और उसमें हमने अभी तक 40,000 पेड़ लगा चुके हैं और 25,000 बगल में लगा चुके हैं। तो कुल मिला के 65,000 पेड़ लगा चुके हैं और आने वाले साल में हम लोग 1 लाख पेड़ लगाने वाले हैं। ये पोल्यूशन फ्री एरिया है और इंडस्ट्रीज खुद अपने CSR फंड से ये सब काम करती है। बिल्कुल, तो सिर्फ साणंद में नहीं लेकिन देश की अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तब जाकर हम सही मायनों में पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। केतन जोशी, साणंद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि पर्यावरण प्रदूषण और इसको जो समस्या मानते हैं इसके लेकर नज़रिया बदल रहा है। पर्यावरण सुरक्षा अब एक बड़ा बिजनेस आइडिया भी है जिसमें समस्या निवारण के साथ रोजगार और मुनाफा भी पैदा होता है। कंज्यूमर अड्डा में इसी पर चर्चा होगी शाम 5:57 पर। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।